नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो रिवीजन की सीरीज़ में फिजिक्स की बात करते हैं। तो मूल एवं व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक से रिलेटेड जो टॉपिक है इसको वन बाय वन हम पूरा डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला फैक्ट है, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनको आपस में बदला नहीं जा सकता। इनकी संख्या कितनी है? तो वो 7 है। इसके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो सारे अभी हम देख लेंगे। देखिए, ये बेसिक फैक्ट से लेकर स्टार्ट होंगे और फिर अपर लेवल पर जाएंगे, जैसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इसके बाद वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे चाल का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। इसमें मीटर और सेकंड क्या है? तो ये 2 मूल मात्रक हैं। इनसे ये डिराइव हुआ जो चाल का यूनिट या मात्रक। अब यहाँ पे एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है और इसका संकेत स्मॉल एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम है, इसका जो संकेत होता है वो केजी होता है स्मॉल में। और समय का सेकंड है स्मॉल एस। ताप का केल्विन होता है कैपिटल के। विद्युत धारा का एम्पियर होता है स्मॉल ए। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला स्मॉल जो सी और डी। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। और MOL से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसका संकेत होता है। इसके बाद जो पूरक मूल मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। तो एक तो तली कोण होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन। रिप्रेजेंटेशन का तरीका RAD। और एक होता है घन कोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। और रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है स्मॉल s और r। तो ये कुछ मूल मात्रक और उनके पूरक या व्युत्पन्न मात्रक थे। इसके बाद CGS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः क्या होते हैं? तो सेंटीमीटर होगा, ग्राम और सेकंड होगा। और इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। MKS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्या क्या होंगे? तो वो मीटर होगा, किलोग्राम होगा और सेकंड होगा। देखिए, MKS पद्धति और CGS पद्धति ये बेसिक चीज़ें हैं, आपने पहले से पढ़ रखी होगी, लेकिन यहाँ पर रिविजन के लिए इसको रखा गया है। इसके बाद FPS जो पद्धति है उसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? लंबाई का फुट होता है, द्रव्यमान का पाउंड होता है और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसके बाद है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो वो होती है पारसेक। याद रखिएगा नाम। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष होता है। और इसमें होता है 3.085 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 मीटर। ठीक है। इसके बाद मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है? तो 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। यानी या आप ये कह सकते हैं 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? तो वो होता है 10⁶ वाट। ठीक। इसके बाद द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। क्या? मैक संख्या। अतः क्या हुआ? मैक एक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। इसके बाद क्यूसेक, यानी क्यूसेक का फुल फॉर्म देख लीजिए, क्यूबिक फीट पर सेकेंड। जल प्रवाह की दर मापने की एक इकाई है। जैसे कि नदी की धारा उसमें मापनी है आपको, तो उसमें जल प्रवाह कितना हो रहा है तो उसके लिए फिर क्यूसेक का यूज होगा। इसके बाद वायुमंडल में ओजोन की परत की मोटाई डाप्सन से नापी जाती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मात्रक, यंत्र और पैमाने। तो समुद्र के भीतर छिपी वस्तु, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है। उसके बाद जहाँ से जो समुद्र ये पराश्रव्य तरंगें होती हैं वो वापस लौट के आती हैं, तो वही डिस्टेंस हम उसको नापते हैं। इसके बाद परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर से वायु के वेग का मापन किया जाता है। तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता और एनीमोमीटर से वायु का वेग। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। क्या? क्रोनोमीटर। इसके बाद टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिज़ाइन किया गया है। क्या? टैक्योमीटर। इसके बाद यांत्रिकी से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि किस पे काम करते हैं? तो अपकेंद्रीय बल पे काम करते हैं ये। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि दूरी है, चाल है, आयतन है, द्रव्यमान,
ये सारी क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्य करता है। इस प्रकार किसी बल पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F बराबर m/a। ठीक है, इससे बल के नियम का जो सूत्र है वो हमें प्राप्त होता है। और न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये थर्ड लॉ है। इस नियम में दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट से आगे बढ़ना, और कुएं से पानी निकालने पर खींचते समय रस्सी का टूट जाने पर व्यक्ति ऑटोमेटिक पीछे की तरफ आ जाता है, और ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ये सारा जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसका एप्लीकेशन है। इसके बाद गुरुत्व के अधीन गति। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर g के मान का कितना होता है? 1/6 भाग होता है। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का कितना होगा? 1/6 भाग होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एक दो बार प्रश्न पूछे गए इस तरह से। के बाद है गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार क्या होता है? भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो जी का मान जहाँ पे सबसे कम होगा और वहाँ पे सबसे न्यूनतम होगा, और जी का मान जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वस्तु का भार या पिंड का भार। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। जैसे कि आपने देखा, भूमध्य रेखा पर अगर सबसे कम है तो वहाँ पे सबसे कम वस्तु का भार भी होगा, और ध्रुवों पर अगर सबसे ज़्यादा है जी का मान तो जाहिर सी बात है वस्तु का भार भी ध्रुवों पर ज़्यादा होगा। लोलक की काला अवधि उसकी लंबाई एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो T = 2π√L/g। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी जो टाइम पीरियड यानी जो कालावधि होगी वो भी अधिक होगी। इसके बाद यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दुगनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होगा तो अब जितना है उसका चौथा हो जाएगा। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। जब तक पानी पर रहती है तब तक हल्की रहती है, लेकिन जैसे ही पानी के ऊपर आती है तो वो भारी हो जाती है। पीछे की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन उसके तल के अंदर रहती है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में भार कितना होगा? तो 0 किलोग्राम होगा, क्योंकि वहाँ पे जी है नहीं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है कहाँ से? तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। परिणामतः लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। जब उसका आवर्तकाल बढ़ेगा तो सुस्त हो जाएगी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसमें किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आता, और ये कितना होता है? 11.2 किलोमीटर/सेकेंड। इसके बाद स्थूल पदार्थों के गुण। तो मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है। दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल चढ़ना। तो ये केशिकत्व के सारे उदाहरण हैं। केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वह उतनी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चढ़ेगा वो। इसके बाद पास्कल के नियमानुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव्य के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। ये पास्कल का रूल है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। वायु दाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना यह बताता है कि मौसम कैसा होगा? तो मौसम तूफानी होगा। बैरोमीटर की रीडिंग में
क्रमिक गिरावट वर्षा की संभावना का संकेत है, और बैरोमीटर की ऊंचाई में क्रमिक चढ़ाव साफ मौसम का संकेत है। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगर बैरोमीटर की ऊंचाई चढ़ रही है तो साफ मौसम, एक बैग गिर रही है तो उसका मतलब मौसम तूफानी होगा, और धीरे धीरे अगर गिर रही है तो फिर वर्षा की संभावना होगी। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो डुबोने पर वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यदि किसी वस्तु का भार W है तथा उसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार W1 है, तो द्रव में वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल W1 माइनस W2 कितना होगा? तो यहाँ पे 3 स्थितियाँ बनेंगी। कौन कौन सी? यदि W इज़ ग्रेटर देन W1, तो ये वस्तु द्वारा हटाए गए भार हैं, तो अतः वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है, तो वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के भार के बराबर होगा, तो क्या होगा? तो वस्तु पर परिणामी बल 0 होगा एवं वस्तु द्रव में डूबी हुई अवस्था में तैरती रहेगी। और अगर W इज़ लेस देन W1 होगा, तब कब वस्तु का भार उत्प्लावन बल के भार से कम होगा, तो उसका कुछ हिस्सा द्रव से बाहर निकल आएगा और वस्तु पानी की सतह पर तैरेगी। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपने देख ली। प्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। इसके बाद है आर्किमिडीज के सिद्धांत व प्लवन के नियम के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे लोहे का जहाज पानी पर तैरता है परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है, और जीवन रक्षक पेटी एवं पनडुब्बी भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत और प्लवन के नियम पर आधारित है। इसके बाद गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि यह अधिक संपीड्य है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है। वर्षा की बूंदें जो होती हैं गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो वायुदाब की कमी के कारण ऐसा होता है। और समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो वह कितना है? 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर होगा। इसके बाद जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तब वह कुछ ऊपर उठ जाता है, और लोहे का गोला पारद यानी मरकरी पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि पारद का अपेक्षिक घनत्व लोहे के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे से कम होता है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होती है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? वो नियत होता है। इसके बाद है इसमें बर्नौली के सिद्धांत के कई उदाहरण दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे जब आंधी आती है तो घरों के छप्पर व टीन उड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब टीन के ऊपर हवा बहुत अधिक वेग से बहती है तो टीन के ऊपर वायुदाब कम रह जाता है, जबकि टीन के नीचे का वायुदाब पहले जैसा बना रहता है। इस दाबांतर के कारण टीन व छप्पर आंधी में उड़ जाते हैं। इसी प्रकार जब हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हों तो तेज़ी से रेलगाड़ी आने पर हमें गाड़ी की ओर गिर जाने का खतरा रहता है। तो ये सारे बर्नौली के सिद्धांत हैं। इसके बाद तरंग गति से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं, और यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। आयन मंडल। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि तरंगें निर्यात या शून्य में गति नहीं कर सकती हैं। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है तथा वहाँ दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते हैं। तरंग संचरण 2 प्रकार का होता है, एक अनुप्रस्थ होता है, दूसरा अनुदैर्ध्य होता है। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? तो वो अनुदैर्ध्य टाइप की होती हैं। कास्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, और ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। माध्यम में किसी कण में एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? उसे उसका वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यह 2 उत्तरोत्तर स्ट्रिंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी होती है, वेवलेंथ। इसके बाद क्रिस्टलोग्राफी या मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों के विवर्तन, ये विवर्तन है, द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इंफ्रारेड वेव्स यानी अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। किसका? अवरक्त तरंगों का। एक्स किरण एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय
विकिरण है। यह चिकित्सा में आंत रोगों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है। इसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोग का पता लगाया जाता है। ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं और ध्वनि तरंगों का वेग ठोस में अधिकतम होता है, द्रव में उससे कम और गैसों में सबसे कम होता है। ठीक है। ध्वनि तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो श्रव्य होती है, दूसरी अपश्रव्य होती है, तीसरी पराश्रव्य होती है। तो श्रव्य का मतलब जिसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, अपश्रव्य का 20 हर्ट्ज से कम होती है और पराश्रव्य की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और ये मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे होती है। इसके बाद पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को सबसे पहले गाल्टन ने एक सीटी द्वारा उत्पन्न किया था। इनका उपयोग संकेतक के रूप में कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़ों से धूल हटाने, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने, समुद्र की गहराई की नाप लेने, छिपी वस्तुओं की खोज करने, द्रव को गर्म करने तथा विविध चिकित्सकीय अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। तो ये ध्वनि तरंगें रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग में रुकावट से टकराने के बाद सीधा उद्गम स्रोत तक लौट आती हैं। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, जिसे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। साधारणतया मानव श्रवण शक्ति का जो परास होता है वो 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक का होता है। जो जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सुपरसोनिक जेट विमान कहा जाता है। समताप मंडल में वायु विरल एवं दबाव कम होता है, इस कारण वहाँ जेट जो विमान होते हैं सरलता से एवं तीव्र गति से उड़ सकते हैं। किसमें? समताप मंडल में। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, बादल, बिजली और ये सारी चीज़ें होती हैं जो सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरण का तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में अवरोही क्रम क्या है? तो रेडियो तरंगे, उसके बाद माइक्रोवेव, इसके बाद अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरण और फिर गामा किरण। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम होता है वो रेडियो तरंग का और सबसे कम जो होता है वो गामा किरण का। वेवलेंथ, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं तो उसको हम ध्वनि का तारत्व कहते हैं और ध्वनि का तारत्व इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है और ये कण बाद में मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। एक कैलोरी में 4.186 जूल और ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन पैमाने का जो संबंध है तो C/5 F-32/9 R/4 K-273/5। ये फार्मूला बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कई बार इस तरह से निकालने को आता है कि फ़ारेनहाइट दिया है, आपको सेंटीग्रेड निकालना है या र्यूमर निकालना है या केल्विन निकालना है। ठीक है। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट का तापक्रम क्या होता है? दुगना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोनों याद रखिएगा, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि शरीर का तापमान इससे ज़्यादा या कम होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर का तापमान अर्थात 37 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे तो क्या मिलेगा? तो जाहिर सी बात है 310 मिलेगा। 273 को इसमें ऐड कर देंगे। द्रव तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है। पारे का तापमापी 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप का मापन कर सकता है क्योंकि पारा 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमापन हेतु एल्कोहल का प्रयोग तापमापी में किया जाता है। गैस तापमापी में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को नापा जा सकता है और इसमें इससे अधिक ताप के मापन हेतु हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लेने पर यह 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हो जाता है। अधिकांशतः द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, किंतु पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच क्या होता है? ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में
यदि किसी पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री से आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, अर्थात तब इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज होती है। एयर कंडीशनर क्या करता है, तो ये आर्द्रता को नियंत्रित करता है, लेकिन एयर कूलर क्या करता है, तो ये आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है तो वाष्पन शीतलन पर, और कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है, तो आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे तो कम आर्द्रता और अधिक तापमान पर। ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी क्या होता है, जमने पर फैलता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि भाप में जो होती है वो गुप्त उष्मा होती है, उसकी लेटेंट हीट ज़्यादा होती है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक निम्न होता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। शीतकाल में जब झील के ऊपर की सतह पानी जो होता है वो बर्फ़ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जीव जो होते हैं वो जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह से नीचे पानी रहता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, एक समान ताप को बनाए रखना, और रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा सुरक्षित रखने हेतु जो एक तापमान होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्षतः संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय तक जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी गर्म होगी उसमें नमी यानी आर्द्रता धारण करने की शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ेगी। थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर एक सिल्वर पेंटिंग लगाकर पेय पदार्थों को क्या रखा जाता है, गर्म रखा जाता है। वायु के घटते दबाव के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देंगी, घटाएंगी नहीं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है, और जब सीले बिस्कुट यानी जिनमें सीलन लग जाती है, बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया जाए तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और ये अतिरिक्त नमी ऑटोमेटिक अवशोषित हो जाती है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पे। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, और शुष्कता दशा संदर्भित है किससे, तो निम्न आर्द्रता से। उसके बाद पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग किससे नापने के लिए किया जाता है, तो सोलर रेडिएशन को। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 0। इसके बाद फिर लाइट से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि ध्वनि की गति निर्वात में 0 होती है। देखिए, प्रकाश की गति तो होती है निर्वात में, लेकिन ध्वनि की जो गति होती है निर्वात में नहीं होती, उसको किसी न किसी एक मीडियम की आवश्यकता होती है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंडों एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है। प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान और कभी वेव्स के समान यानी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुण जैसे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में मिलकर बना है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। नियॉन गैस विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों तथा प्रतिदीप्त बल्बों में भरी जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपरिवर्तित किरणें सघन माध्यम में वापस लौट आती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोपी तकनीक तथा हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है।
प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई पड़ता है। किसके कारण? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना तथा स्वच्छ जल के तालाब की सतह भी अपवर्तन के कारण कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है। किसके कारण? तो ये अपवर्तन के कारण। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। किसी तरंग में ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। चिकित्सकों द्वारा कान, नाक, गले की जांच, दाढ़ी बनाने, सर्च लाइट तथा कार की हेडलाइट में अवतल या नतोदर दर्पण का उपयोग किया जाता है। ट्रक या मोटर कार में चालक के बगल में तथा सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस तथा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। इसके बाद परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष के दृश्यों रंगों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले बैगनी, जामुनी, नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। तो लाल सबसे बाहरी होता है और बैगनी सबसे अंदर वाला होता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिलने से बनता है। प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग तरंगदैर्घ्यों के कारण ये 7 रंग के प्रकाश अलग अलग वर्णपट बनाते हैं। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंखों द्वारा देखा जा सकता है। सामान्य मानवीय आंखें 390 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के बीच में विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यदि आंख के लेंस अपारदर्शी हो जाएं तो आंख के रोग को क्या कहा जाएगा? तो उसको मोतियाबिंद कहा जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण के द्वारा। इसके बाद प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में क्या प्रयुक्त होता है? वो नियॉन और दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते क्योंकि पृथ्वी का सतह कैसा है? वक्राकार है। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है? तो वो फिल्म से। किसी तारे का रंग दर्शाता है तो उसका ताप जो होता है वो तारे का रंग दर्शाता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई तो व्यक्ति की आधी ऊंचाई होनी चाहिए, ऊंचाई से उसकी आधी होनी चाहिए। धूप के चश्मों की पावर कितना होता है? वो 0 डायोप्टर। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणें। और तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो वो लाइट के रूप में, लाइट वेव्स के रूप में। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी हैं? तो वो माइक्रोवेव्स या सूक्ष्म तरंगें। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य आधारित है दाब विद्युत प्रभाव पर। और सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो 7। आँख में संकेंद्रण होता है तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। मानव आँखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है तो वह है एट्रापिन। और खगोल दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसके बाद फिर विद्युत धारा से रिलेटेड पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। इसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, लोहा की विद्युत चालकता होती है। इसके बाद है प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और लेक्लांसे सेल, डैनियल सेल, वोल्टीय सेल एवं शुष्क सेल आदि प्राथमिक सेलों के उदाहरण हैं। लेक्लांसे सेल का प्रयोग विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किया जाता है। शुष्क सेल का प्रयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। किसका? शुष्क सेल का। और द्वितीयक सेल में
पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सेकेंडरी सेल्स जो होती हैं, इनका उपयोग ट्रकों, ट्रैक्टरों तथा मोटर कारों आदि के इंजनों को स्टार्ट करने में किया जाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का तंतु क्या होता है, एक फिलामेंट लगा होता है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हो जाता है। साधारणतया बल्ब में दी गई विद्युत ऊर्जा का 5% से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित हो पाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न तथा प्रतिरोध उच्च होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ाने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। यह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। इसके बाद हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। इसके बाद है एलईडी अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड। लैंप में मुख्य प्रकाशोत्पादन घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। इसका जीवन काल CFL की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि एलईडी लैंपों में CFL की तुलना में ऊर्जा की खपत कम होती है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो आप सभी जानते हैं एडिशन। और इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय उसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस भर देते हैं। विद्युत जनित यानी इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डीजल इंजन ईंधन में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा यानी AC विभव को उच्चाई या अपचाई करने के लिए किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है। पहला होती है प्राइमरी सेल और दूसरी होती है सेकेंडरी सेल, प्राइमरी कॉइल और दूसरी होती है सेकेंडरी कॉइल। प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होती है, जिससे द्वितीयक कुंडली में विभव प्रवृत्त होता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए DC धारा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त चार्जर में रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर एक वैद्युत सर्किट होता है जो DC को AC में बदलता है। ट्रांसमीटर एक वैद्युत युक्ति होती है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। इसे मुख्यतः रेडियो, टेलीविज़न एवं अन्य संचार साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है। भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराओं के कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, और इसी को भूचुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। और डायनेमो का कार्य क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है, तो वो है विद्युत मोटर। सूखी सेल में ऊर्जा पाई जाती है कैसी, तो वो एक केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा होती है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है अमोनियम क्लोराइड के कारण। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल। और फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक और निम्न गलनांक। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। और फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव फ्यूज का सिद्धांत है। इसके बाद फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान भरी जाती है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। इसका कारण यह है कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, तभी वो अच्छी तरीके से लाइट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हों। और CFL मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। इसके बाद चालकता है। विद्युत चुंबकत्व के संबंध में पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। पूर्ण अतिचालक की पारगम्यता क्या होती है, तो वो 0 होती है। अतिचालकता की दिशा में हो रही खोज और अनुसंधान में सिरेमिक ऑक्साइड बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। ऐसे ठोस पदार्थ लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन जिनकी विद्युत चालकता जो है वो चालक और अचालक के बीच होती है, इन्हें सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहा जाता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है। इस पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इसकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर
चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों की चालकता के मध्य होती है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन और नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है तो वो सिरेमिक ऑक्साइड। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है तो संपूर्ण, और किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, वो घटता है। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक है नाभिकीय भौतिकी। तो न्यूट्रिनो की खोज 1930 में किसने की, पाउली ने की। हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। और नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार की आणविक भट्टी है जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसमें श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, तो ये कंट्रोल्ड होती है यानी नियंत्रित होती है। अगर नियंत्रित नहीं होगी तो फिर वो हाइड्रोजन बम या परमाणु बम बन जाएगा। जब इन विस्फोटक पदार्थों पर न्यूट्रिनो की बमबारी की जाती है तो नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए भारी जल, ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड को मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय बम समान सिद्धांत पर काम करते हैं। अंतर इतना होता है कि जो नाभिकीय रिएक्टर में होता है वहाँ पे नाभिकीय विखंडन जो होता है वो नियंत्रित होता है और जो नाभिकीय बम में होता है वो अनियंत्रित होता है। थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है, मोनोजाइट है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार प्रकृति में थोरियम का भंडार परंपरागत परमाणु ईंधन यूरेनियम के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है और प्रति इकाई थोरियम यूरेनियम से 250 गुना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। कैडमियम की छड़ नाभिक रिएक्टरों में नियंत्रक क्षणों के रूप में प्रयुक्त होता है। हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यह अनियंत्रित संलयन आधारित होती है, इसीलिए ये बम बनते हैं। ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करते हैं उनको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। इनसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टरों लाइक एज अप्सरा 1956, साइरस 1960 की स्थापना ट्राम्बे स्थित बार्क में की गई, तथापि ये अनुसंधान रिएक्टर ही थे। और भारत का प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र 1969 में तारापुर में प्रचलित हुआ। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय हैदराबाद में, और उसके बाद गुरुजल बोर्ड मुंबई में, भारतीय रेयर अर्थ्स लिमिटेड मुंबई में तथा भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन जादूगोड़ा में। कलपक्कनम में वर्ष 1985 में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का परिचालन किया जा रहा है। इस रिएक्टर में प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रवित या गलित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। इसके बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। और भारत का 20वां परमाणु बिजलीघर कैगा कर्नाटक है। विकिरण प्रकारों यथा दृश्य तरंग किरणें, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट एवं इंफ्रारेड में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो एक्सरे में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, तो सौर ऊर्जा। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। और ये सारे जो नीचे दिए गए सही सुमेलित हैं। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कनम, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद प्रयागराज और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कोलकाता में। इसके बाद नीचे फिर ये सही सुमेलित है। तो कलपक्कनम कहाँ पे है, तो वो तमिलनाडु में है। और नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात और ट्राम्बे महाराष्ट्र। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने पर पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड स्माइलिंग बुद्धा। और सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन। परमाणु रिएक्टर एक प्रकार की आणविक भट्टी होती है। सौर ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑक्सीजन चक्र में है। और कलपक्कनम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के प्रयोग के रूप में गलित सोडियम को लाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो परमाणु संरचना। तो देखिए, परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है, नहीं रहता है। ये परमाणु के केंद्र में एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये नाभिक है। प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन क्या होता है, वो विद्युत उदासीन कण होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो उसको एनर्जी लेवल कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो बेसिक लेवल से स्टार्ट होके, यानी जो एनसीईआरटी वाले फैक्ट हैं वहाँ से लेके हम अपर लेवल तक चलेंगे जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है न्यूट्रिनो द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज किसने की थी, तो वो पाउली ने की थी।
अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बने होते हैं। ये द्विव आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके बाद इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से कितनी होती है? 4 गुनी होती है। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो कि धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित एवं गामा किरण क्या होती है? वो अनावेशित होती है, उसमें कोई आवेश नहीं होता। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। ये डेफिनेशन हमने बहुत पहले पढ़ी थी, तो ये चीज़ें हम लोगों को याद रहती हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वो परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम समभारिक यानी आइसोबार कहते हैं। इसमें प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वो परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और गाइगर काउंटर से गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का कण संसूचन है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। किसका? गाइगर काउंटर या गाइगर मूलर काउंटर। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। समस्थानिक किससे संबद्ध है? तो समस्थानिक फॉसिल्स जीवाश्म की आयु के निर्धारण से संबंधित है। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो वो गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? तो वो बैकुरल ने किया। और परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो वो चार्नविक ने की। और एक परमाणु कण नहीं है तो वो क्या है? वो ड्यूट्रॉन जो है एक अणु परमाणु कण नहीं है। उसके बाद ऑटो हान ने अणु बम की खोज जिस सिद्धांत के आधार पर की तो वो नाभिकीय विखंडन। देखिए अणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन, अगर हाइड्रोजन बम की बात आएगी तो वो नाभिकीय संलयन पे ऊपर होगा। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसकी? तो एमएन साहा की है। और उसके बाद क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। इसके बाद रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो भौतिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। और भौतिक प्रक्रिया क्या होती है? अस्थायी और उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, किंतु वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको फिजिकल चेंजमेंट कहा जाता है। रासायनिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है, अर्थात यह प्रक्रिया स्थायी और अनुत्क्रमणीय होती है। जाहिर सी बात है, आप पानी में नमक मिला देंगे तो आप पानी और नमक को अलग भी कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। उसके बाद ऊर्ध्वपातन और वाष्पन जो है ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज जलाना इत्यादि क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसमें आप फिर से बैक नहीं जा सकते हैं। हाइड्रोलिसिस में लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। पाश्चराइजेशन द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने की। इसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें फ़ारेनहाइट में लिखी हैं, इसको आप सेल्सियस में भी कन्वर्ट करके रखिएगा। ठीक है। इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वो द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? उनको ऊर्ध्वपातज पदार्थ या ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इस विधि के द्वारा कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थों को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल से पर्टिकुलर कुछ फैक्ट हैं। तो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुताएं क्या होती हैं? सामान्यतः घटती हैं, जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं ऊपर से नीचे जाने पर। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो आयनन विभव होता है वो बढ़ता है। आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है, जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। किसी अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है, जबकि किसी धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। इसके बाद रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीफ है ने 1869 में आवर्त सारणी का नियम प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये कहा था मेंडलीफ ने। उसके बाद फिर मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। इसके अनुसार तत्वों के रासायनिक और तथा भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के
आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ के अनुसार परमाणु भार लिया उन्होंने और मोजले ने क्या लिया, परमाणु क्रमांक लिया। उसके बाद धातुएं खनिज और पर्टिकुलर अयस्क हैं। तो लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है। इसके बाद फिर कार्बोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्यूमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है जो कठोर और तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव पर भंगुर प्रकृति के कारण तन्य नहीं है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है, यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। सोडियम वॉस्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है और पानी की बूंदें गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। चूना पत्थर क्या है, एक औषधि चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होती है। साथ ही इसमें सिलिका, एल्यूमिना और लोहा आदि अपद्रव्य भी अंतः मिश्रित होते हैं। अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियाँ और मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 हाफ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके बाद है मोनोजाइट, थोरियम, लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण होता है। भारत में यह केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मोनोजाइट अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का ये कुचालक होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र में इसका उपयोग काफ़ी किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। इसकी परावैद्युत शक्ति यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तथा रासायनिक स्थिरता अधिक होती है। अतः इसे कैपेसिटर तथा अधिक वोल्टेज के वैद्युत उपकरण के लिए इंसुलेटर का निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। पारा चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु होती है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। पारा हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रभावित करने पर हमें क्या मिलता है, तो वो वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम का आपेक्षिक घनत्व 0.97 है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला बिल्कुल याद रखिएगा। NaOH को क्या कहा जाता है, दाहक या कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बिल्कुल याद रखिएगा। तो Na2CO3 10H2O को क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3 को खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। उसके बाद फिर सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 10H2O को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ग्लोबल साल्ट, ठीक है। और सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 को चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। तो ये इनके फार्मूले, इनके जो केमिकल नाम है और इनका जो व्यवहारिक नाम है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकरी उद्योग एवं अग्निशामक यंत्रों, जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग दंतमंजन बनाने में किया जाता है। फेरस सल्फेट जैसे कि FeSO4 7H2O का उपयोग मोहर लवण रंग उद्योग में स्याही बनाने में होता है। आतिशबाजी के दौरान बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग, जबकि स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण लाल चटक रंग उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बाद फिर मिश्र धातु, तो तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है और यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल है, ब्रॉन्ज है तथा स्टील क्या है, ये मिश्र धातुएं हैं। इसके बाद जस्ता अथवा यशद या जिंक एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्तीकृत लोहा पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल तथा खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है और इसे ही क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। और लोहे पर जंग लगने पर क्या होगा, इसका भार बढ़ जाएगा। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसको आप याद रखिएगा। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो कि जंग रहित होती है। स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होती है। इसके बाद फिर कार्बन और उसके भिन्न रूप के बारे में देखते हैं। फुलरीन एक गोलीय फुलरीन अणु यानी कार्बन का अपरूप है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C60। कोयले के खनिजों को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः निम्न चार प्रकारों में बांटा गया है। तो लिग्नाइट 25 से 35%, बिटुमिनस 45 से 85% और एंथ्रासाइड जो होता है वो 85% से अधिक होता है। कोल ये सबसे अच्छा कोयला होता है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है और ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनरी में स्नेहक के रूप में किया जाता है। इसके बाद फिर सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, अक्री गैस से, तो हवा से भारी जीनॉन गैस को क्या कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस।
और परमाणु क्रमांक 54 वाली इस गैस की खोज विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 में की थी। इसकी वायुमंडल में मात्रा कम है। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है और इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने पर आंखों में जलन होती है तथा अश्रु टपकने लगते हैं। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैस के घटक हैं या अश्रु गैस हैं। अश्रु गैस में किसका प्रयोग किया जाता है तो वो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन, फ्लोरीन हैलोजन समूह की गैसें हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव और आयोडीन एक ठोस है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होती हैं। इसमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील क्या है तो वो फ्लोरीन है। ब्रोमीन के यौगिक का उपयोग पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडान क्या है, ये सब इनर्ट गैसेज हैं। इनर्ट गैसेज को क्या कहा जाता है तो नोबल गैसेज या दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। इसके बाद फिर फर्टिलाइजर से पर्टिकुलर कुछ फैक्ट है तो नाइट्रोजन पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परमावश्यक उर्वरक है। गेहूं की उचित हरितमा तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन अपरिहार्य है। यूरिया या कार्बमाइड एक कार्बनिक तत्व है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CONH2 का होल ट्वाइस। यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में इसमें उपस्थित होता है, किसमें, यूरिया में। और डाई अमोनियम फॉस्फेट एक उर्वरक है जिसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है NH4 का होल ट्वाइस HPO4। अमोनिया सल्फेट मिश्रित उर्वरक है, अमोनियम सल्फेट एक मिश्रित उर्वरक है। अमोनिया एवं सल्फर के मिश्रण से यह उर्वरक बनाया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन और उसके यौगिक, तो हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती है। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया कर जल का निर्माण करेगी। हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या क्या है तो ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O बनाया, जिसे क्या कहा जाता है हैवी वाटर या भारी जल कहा जाता है। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है और कठोर जल पीने में लवणीय लगते हैं। कपड़ा धोने पर इसमें झाग उत्पन्न नहीं होगा, अतः कपड़ा धोने के लिए अनुपयुक्त होगा। कठोर जल फसल की सिंचाई हेतु भी उपयुक्त नहीं होता क्योंकि यह फसल के जाइलम को अवरुद्ध कर देता है, जिससे फसलें क्या हो जाएंगी, कुंठित हो जाएंगी। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है, उसका pH मान कितना होता है 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है। क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विसंक्रामक बनाने में तथा पीने के पानी को रोगाणुनाशक की तरह होता है। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है और फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, ऊर्णन तथा अवसादन द्वारा होता है। परिणामतः हमें क्या होता है, स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। इसके बाद फिर अम्ल, क्षार तथा लवण से कुछ फैक्ट हैं तो अम्लराज या एक्वारिजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मिश्रण होता है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इसे अम्लराज या एक्वारिजिया नाम दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लैटिनम आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है। इसका उपयोग स्वर्णकारों द्वारा आभूषणों को बनाने में किया जाता है। और pH क्या होता है, एक संख्या होती है। इससे पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करते हैं। इसका मान 0 से 14 के बीच में होता है और pH का मान 7 से कम होगा तो दैट इज वो अम्लीय होंगे, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होंगे और अगर 7 के बराबर होगा तो क्या होगा, विलयन उदासीन होगा। pH मान को द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों की गतिविधि के सह लघुगुणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया के जलीय घोल में लाल लिटमस कैसा हो जाएगा, वो नीला हो जाएगा। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से सफ़ेद धूनी उत्पन्न करती है। आयनिक यौगिक विद्युत अपघट्य होते हैं जो जल में डालने पर अपने धनायन एवं ऋणायन में टूट जाते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विघटित नहीं होते क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं। इसके बाद फिर कार्बनिक रसायन से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट हैं तो देख लेते हैं। इसमें जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। इसके बाद जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन्स इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों के बने होते हैं। और हाइड्रोकार्बनों का अणुभार का बढ़ता अनुक्रम है मीथेन CH4, एथेन C2H2, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है और यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से
निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। यह काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। इससे 100 डिग्री तापमान पर जलाने पर कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो छपाई के काम आता है। ठीक है। धान के खेत, कोयले की खदान तथा घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जित के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्री मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके बाद एसिटिलीन को एथीन यानी C2H2 भी कहते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरोइथेन का निर्माण होता है, जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण से एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। अल्कोहल से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं तो एथिल अल्कोहल में मिथेनॉल एवं पिरिडिमीन मिलाने से यह जहर बन जाता है और इसको पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव्य है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है। यह शराब की भांति तीखी, अप्रिय गंध तथा तीव्र स्वाद वाला विषैला होता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु भी हो जाती है। शराब एक अल्कोहलीय पेय है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाई जाती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। बियर, शैंपेन, साइडर, पोर्ट एवं शेरी, व्हिस्की, ब्रांडी, रम, जिन आदि कुछ प्रमुख शराब हैं। बियर में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम तथा रम में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद फिर बहुलक से पर्टिकुलर कुछ फैक्ट देखते हैं हम। तो बहुलकीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है, यानी PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है जिसका घनत्व 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और इसका गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मुख्यतः इसका उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में होता है। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल और वुड स्प्रीट किसको कहा जाता है तो मेथिल अल्कोहल को वुड स्प्रीट कहा जाता है। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं तो उसको हम टेफ्लॉन कहते हैं। इसके बाद फिर खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। तो बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह हल्के, रंगीन, चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है तो C6H5COOH। इसके लवणों यथा सोडियम बेंजोएट का खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग होता है। एस्पर्टेम एक कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज या सामान्य चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होती है जो एंटीपायरेटिक्स के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। यह वेदना निवारण का भी कार्य करती है। एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली और प्राणघातक गैस है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है जिससे रक्त एथिलीन ग्लाइकॉल यानी C2H2O2 एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका गलनांक कितना होता है तो 12.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। माइनस में होता है -12.9 डिग्री सेंटीग्रेड। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन तो डीजल की वाष्प और वायु है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है तो टेट्रा एथिल लेड। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। कौन सा पदार्थ मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो पाइरेथ्रम। और चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है तो वो जिंक फास्फाइड या पोटेशियम साइनाइड। इसके बाद एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है तो कीटनाशक के रूप में। एलिथ्रिन संश्लेषित पाइरेथ्रोइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त किया जाता है। रोडेंटिसाइड एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है जिसका प्रयोग चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाले जानवरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। उसके बाद फिर मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो डाइक्लोरो डाइएथाइल सल्फाइड का। इस प्राणघातक रसायन से त्वचा, आँख, फेफड़े, DNA कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग हुआ था। जिंक ऑक्साइड यसद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफ़ेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बादलों को इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे जो पदार्थ होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला जो है ये बेसिक चीज़ें हैं, ये लगभग आप सभी को पता ही होंगी, लेकिन प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में आ जाते हैं इनसे भी। तो जंतु विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया तो वो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया 1802 में। ठीक है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता
तथा जीव विज्ञान का जनक ये कहा जाता है। तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का यानी फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ क्या कहा जाएगा, जूलॉजी, तो ये दोनों कहा जाएगा अरस्तु को। इसके बाद थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान का जनक या वनस्पति विज्ञान का पिता, इस तरह से कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, तो जीव विज्ञान की उपशाखाएं। देखिए ये जो एक टॉपिक है इससे लगभग 1 या 2 प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं बायोलॉजी से रिलेट करके, जो कि हमने लगभग पूरा लेके रखा है 1 बाय 1। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हैं, और जो आने वाले हैं या आ सकते हैं परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण हैं वो सारे हमने लेके रखे हैं। तो जीव विज्ञान की प्रमुख उपशाखाएं यहाँ पे हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो देखिए जेरेंटोलॉजी को क्या कहते हैं, तो मनुष्य में बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने के कारकों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो वो जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। पैडोलॉजी का मतलब मृदा निर्माण इत्यादि का अध्ययन पैडोलॉजी में किया जाता है। लिथोट्रिप्सी में क्या किया जाता है, तो गुर्दे, पित्ताशय, मूत्र की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किए जाने का अध्ययन लिथोट्रिप्सी में किया जाता है। उसके बाद एग्रोस्टोलॉजी में किसका, तो ये घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। उसके बाद फिर बायोमेट्री है, तो बायोमेट्री में गणित और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, किसमें, बायोमेट्री में, ठीक है। इसके बाद फिर है बायोनिक्स, BIONICS, तो जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों का प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना। तो ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं, ये बायोनोमिक्स में होती हैं या बायोनिक्स में होती हैं। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये है बायोनॉमिक्स। तो बायोनॉमिक्स जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो वो बायोनॉमिक्स में किया जाता है। इसके बाद है कॉन्कोलॉजी, तो कॉन्कोलॉजी मोलस्का के खोलों का अध्ययन इसमें किया जाता है कॉन्कोलॉजी में, CONCHOLOGY। देखिए अगर हिंदी में कन्फ्यूजन हो तो आप इंग्लिश वर्जन जो पेपर को होता है उसको देख के इसको मैच करिएगा सही से। उसके बाद है इथोलॉजी, तो इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें, इथोलॉजी में। इसके बाद है जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स में जीवधारियों के अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, किसमें, जेनेटिक्स में। इसके बाद है इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। उसके बाद है पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद पैरासाइटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, ये एक बार प्रश्न पूछा गया है, कीटों का अध्ययन, या इस तरह से पूछा गया था कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है फ्रेनोलॉजी, तो फ्रेनोलॉजी में कपाल गुहा की संरचना के आधार पर मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी में। इसके बाद है मैलेकोलॉजी में मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी ये कैंसर से संबंधित अध्ययन किसमें किया जाता है, ऑन्कोलॉजी। आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसमें ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट भी होता है। उसके बाद टेरेटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है, किसमें, तो ये किया जाता है टेरेटोलॉजी में। इसके बाद है ऑस्टियोलॉजी में बोन्स का अध्ययन किया जाता है, यानी अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है सेरोलॉजी में। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी एक बार पूछा गया है, तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। उसके बाद है लिथोट्रिप्सी, एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें प्रघाती तरंगों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज को इलाज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, जिसमें पथरी होती है, मूत्राशय की थैली में है, पित्ताशय में है या गुर्दे में है, तो वो जो पथरी निकाली जाती है उसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। इसके बाद फिर प्रमुख कुछ शब्दावलियाँ हैं और उनसे संबंधित प्रमुख उत्पाद हैं, हम देख लेते हैं 1 बाय 1। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं मैचिंग करने के लिए भी। तो एपीकल्चर मतलब व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागण हेतु मधुमक्खी पालन, इसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर। उसके बाद एवीकल्चर में पक्षी पालन। देखिए ये जो वर्ड हैं बिल्कुल आप देखिए यहाँ पे सिर्फ पी और वी का डिफरेंस है, लेकिन चीज़ें बदल गई यहाँ पे, फिर ये मधुमक्खी से रिलेटेड है और फिर ये पक्षी से रिलेटेड है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, एपीकल्चर और एवीकल्चर। उसके बाद पीसीकल्चर मतलब ये मत्स्य पालन से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें एक्वाकल्चर का मतलब जलीय जीवों, जंतु या वनस्पतियों का संवर्धन है। एग्रीकल्चर का मतलब फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान। एल्गाकल्चर का मतलब एक्वाकल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है, तो वो होता है एल्गाकल्चर। इसके बाद है सेरीकल्चर में कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु ये एक रेशम कीट का पालन है, सिल्वीकल्चर है, हिंदी गलत टाइप हुआ है, ये है
सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन, स्पंजी कल्चर में स्पंज संवर्धन, कैनिकल्चर में कुत्ता पालन, फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती या पुष्प कृषि, ओलोरीकल्चर ये कल्चर है, ओलोरीकल्चर मतलब सब्जियों की कृषि। इसके बाद अर्बोरीकल्चर में वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि, ओलिगोकल्चर इसका मतलब होता है कुछ फसलों की प्रजाति की कृषि। इसके बाद फिर हॉर्टिकल्चर फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर। उसके बाद ओस्ट्रीकल्चर का मतलब व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन। ओलीकल्चर का मतलब जैतून का उत्पादन या ओलिविकल्चर कहीं कहीं लिखा होता है। हेलीकल्चर का मतलब घोंघे का संवर्धन। इसके बाद फिर वर्गीकल्चर या वर्मी, ये गलत टाइप हुआ, वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन। उसके बाद विटीकल्चर मतलब अंगूर उत्पादन। मेरीकल्चर का मतलब मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों जंतुओं का संवर्धन। मौरीकल्चर का मतलब शहतूत की खेती। सिट्रीकल्चर का मतलब खट्टे फलों का उत्पादन। इसके बाद पोमोलॉजी मतलब फलों की कृषि। ठीक है। इसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स यानी मृदा विहीन पादप संवर्धन, या इसको हम एरोपोनिक्स भी कहते हैं या एरोकल्चर भी कहते हैं। तो ये तीनों जो नाम हैं ये हाइड्रोपोनिक्स के ही हैं, यानी मृदा विहीन पादप संवर्धन। वेजिकल्चर का मतलब होता है कि सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है, उसको वेजिकल्चर कहते हैं। ठीक है। तो ये पूरा डिटेल था कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के नाम से लेकर के जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ हमने सारे शामिल कर रखे हैं। इसके बाद हम लेते हैं जैव विकास। ठीक है। देखिए, जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। इसे लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्किज्म या उपर्जित लक्षणों की वंशागत यानी थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहते हैं। यह वर्ष 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा हुआ था। इसके बाद है लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग यानी यूज एंड डिसयूज के कारण होते हैं। अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, जैसे जिराफ की लंबी गर्दन, तथा कम उपयोग वाले अंग निष्क्रिय एवं धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, जैसे सांपों में टांगों का अभाव, हमारे शरीर में अवशेषी अंग जो होते हैं ये सारे। इसके बाद है डार्विनिज्म, इंग्लैंड के जैव विकासविद चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी जिसको हम डार्विनवाद कहते हैं। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद यानी थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलील जीनों दोनों की आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में ये पब्लिश हुई थी में दी गई है। इसके बाद डार्विन का जो प्राकृतिक वर्णवाद है वो 3 चीज़ों पर आधारित है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो ओवर प्रोडक्शन है, दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस है, और तीसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इन तीनों पर आधारित है किसका? डार्विन का जो प्राकृतिक वर्णवाद है। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। हाथी का इसको पूर्वज माना जाता था, किसको? मैमथ को। आधुनिक मनुष्य के हाल में पूर्वज क्रो मैग्नन मानव को माना जाता है। इनका शरीर गठा हुआ और लगभग 6 फुट का था। इनकी कपाल गुहा जो थी वो 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर की थी। इसके बाद फिर वर्गीकी से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं हम। तो जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कीटों की है, और ये जो कीट हैं ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। अमीबा में प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, जो कि एक प्रकार की अलैंगिक विधि है। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले यानी वार्म ब्लडेड जंतु वे होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है, जैसे पक्षी तथा स्तनधारी। असमतापी वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे कि मत्स्य हैं, उभयचर हैं और सरीसृप हैं। ठीक है। तो ये समतापी और असमतापी में डिफरेंस है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद कुछ समुद्र जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं, जैसे जेलीफिश है, स्टार फिश है, सिल्वर फिश है, कैटल फिश है, हेग फिश है, रेजर फिश है, क्रे फिश है। ये सब जो है मछलियों के नाम नहीं, यानी ये सब मछलियाँ नहीं हैं। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनधारी वर्ग अर्थात मैमिलिया गण के सिटेसिया में रखा जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। यह एक अत्यंत बुद्धिमान जंतु है। इनका शरीर कैसा होता है? धारा रेखित होता है। इनके मादा में चुचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या
फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। उसके बाद रात्रिचर जंतु वे जंतु होते हैं जो दिन में आराम करते हैं और रात में सक्रिय होते हैं, जैसे कि मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु प्रायः क्या हैं, ये रात्रिचर हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इनका जो शरीर होता है वो पूर्णतया मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर गद्देदार होते हैं तथा श्वसन की लय कैसी होती है, तो श्वसन की लय धीमी होती है। सर्पों की विष ग्रंथियाँ कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ के समान होती हैं या उनके समांग होती हैं। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। कपास के फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगे रेशों से प्राप्त करते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एक बड़ी जिसे लिंट रेशा कहते हैं और दूसरी छोटी जिसे फज रेशा कहते हैं। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। मॉर्फिन पोस्त या पैपावर सोमनिफेरम के अपरिपक्व फलों से प्राप्त किया जाता है। पोस्ते का एक पौधा कैसा होता है, तो आवृत बीजी पादप है जिससे अफीम तथा हेरोइन भी प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि तथा निद्रा कारक के रूप में किया जाता है और इसका जो प्रभाव पड़ता है कहाँ पड़ता है, वो नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, यानी तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। शैवाल तथा कवक के मिलने से क्या बनता है, तो वो लाइकेन बनता है जिसे म्यूटोलिज्म कहते हैं, यानी दोनों आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद ऑक्टोपस क्या है, एक मोलस्क है। सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है, जायंट स्क्विड। और जुगनू होता है, जुगनू क्या है, एक कीट है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी एवं मच्छर में से कौन सा कीट नहीं है, तो मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। कोबरा सर्प का विष होता है कैसा, तो तंत्रिका विषी होता है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, कैप्सेसिन पाया जाता है। और उड़ने वाले पक्षी वर्ग में नहीं आता क्या, चमगादड़। हाइड्रोपोनिक्स यानी मृदा विहीन पादप संवर्धन। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, वो सल्फर यौगिक है। और कुनैन जो मलेरिया के एक प्रमुख औषधि है, किससे प्राप्त होती है, तो आवृत बीजी जो एक पादप होता है सिनकोना, उससे प्राप्त होती है। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर निर्मित होते हैं किससे, तो केराटिन से। नाखून जितने भी होते हैं वो सारे केराटिन से ही निर्मित होते हैं, चाहे आदमियों के हों या किसी के भी हों। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, तो उनको मरुद्भिद कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है, तो एब्सिसिक अम्ल है। हाइड्रोफाइट क्या है, एक जलीय पौधा है। दूध जिस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है वो लैक्टोबैसिलस है। और जैव उपचारण से तात्पर्य क्या है, तो जीवों द्वारा पर्यावरण के विषैले पदार्थ का निष्कासन करना ही क्या है, तो वो है बायोरेमेडिएशन। अफीम प्राप्त किया जाता है तो बिना पके फल के लैटेक्स से। समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो जाहिर सी बात है आयोडीन का। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो वो क्या है, माइकोप्लाज्म। इसके बाद फिर साइटोलॉजी से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं जो कि परीक्षा में दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं लगभग। तो नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। यह एक आनुवंशिक पदार्थ है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं की जन्मपत्री की भांति जनकों से संतान में ले जाता है। इसके बाद डीएनए की खोज किसने की थी, तो वो फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में की थी। तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस या श्वसनांग का पावर हाउस। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कैसी होती है, एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली होती है जिसकी बाहरी और भीतरी परतों का निर्माण प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा के द्वारा होता है। इसके बाद पादप कोशिका में कोशिका भित्ति तथा हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में जाहिर सी बात है इसका अभाव होता है। कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, राइबोसोम की भूमिका वहाँ पे अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अब जो राइबोसोम होते हैं वो 2 टाइप में पाए जाते हैं, 70S का और 80S का। अब इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि राइबोसोम जो होते हैं वो 2 टाइप के पाए जाते हैं, 70S और 80S का। एक बार प्रश्न पूछा गया है, एक अंतःद्रव्यी जालिका के कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल में होते हैं। इसके बाद फिर मानव शारीरिकी से पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार लगभग 2/3 भाग किससे बना है, तो वो वाटर से बना है और यह प्रकृति का सबसे उत्तम सॉल्वेंट है। जल, कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, श्वेद आदि का आधारभूत तरल क्या होता है, जल होता है। और शल्य क्रिया यानी आर्थोप्लास्टी के अंतर्गत कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन, आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दर्द से छुटकारा दिलाना, मांसपेशियों की क्षमता को सुधारना तथा चलने की क्षमता को ठीक करना।
उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं जिनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है। इसके बाद मूत्र क्या होता है? तो एक हल्का अम्लीय माध्यम होता है जिसका जो pH होता है वो 6.0 होता है और इसमें 95% वाटर होता है। इसका पीला रंग यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है जो कि हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। इसके बाद नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं जो कि अल्फा कैरेटिन से बने होते हैं। इन्हें काटे जाने पर दर्द नहीं होता क्योंकि ये डेड सेल होती हैं के द्रव्य से निर्मित होते हैं और जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं जबकि 12 जो स्थायी चवर्ण दंत एक दंतीय होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं अर्थात चवर्ण दंत के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? तो एक कृदंत होता है, रदनक होता है, प्रचवर्णक होता है, उसके बाद चवर्णक होता है। हमारे शरीर का सबसे जो दृढ़ भाग दंतवलक यानी इनेमल होता है, ये पूछा गया है परीक्षा में। यह मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये भी पूछा गया है एक बार। इसके बाद शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? तो वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित की जाती हैं। पहला अनकंडीशनड और दूसरा है कंडीशनड। फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी अर्थात गर्भाशयी नाल में होती है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 घंटों तक सुरक्षित रहती है। मनुष्य के जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266 दिन या 38 सप्ताह का होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन जो हार्ट बीट होती है 1 मिनट में 72 से लेकर 75 बार तक होती है। वृद्धों में यह काफ़ी कम होती है और जबकि बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है उसको पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक यानी कार्डियक साइकिल होता है। हृदय में ऐसी कोशिकाएं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं तो वो पेसमेकर कोशिकाएं कहलाती हैं और हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युत तरंगियों द्वारा निष्पादित होता है। वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो 206। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं अक्षपट यानी रेटिना पर। नेत्रदान में दाता की आंख के जिस हिस्से को ट्रांसप्लांट किया जाता है वो है कार्निया। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है? तो वो रेटिना में बनता है। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। ये बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो बोन मिनरल डेंसिटी। और मानव शरीर का तापक्रम न जाड़ों में घटता है न गर्मियों में बढ़ता है। इसके बाद फिर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में डिटेल हम देखते हैं। तो हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है। इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ा होता है। रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? हीम के कारण लाल होता है। इसके बाद है हीमोग्लोबिन शरीर में क्या करता है? गैसों का परिवहन करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, एक बार प्रश्न पूछा गया है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 मिलीलीटर O2 को ढोने में सक्षम होता है। ये फैक्ट है इसको याद रखिएगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन को ढोने में सक्षम होता है। केंचुआ एक क्या है? एनिलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। इस जंतु में रुधिराग्नु रंगीन तथा केंद्रकमय होते हैं और परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्तदाब बढ़ जाता है। सामान्य रक्तदाब जो होता है वो 120 से लेकर 180 तक का होता है। इसमें सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है। इसके बाद इससे अधिक होने पर उच्च रक्तदाब जबकि कम होने पर निम्न रक्तदाब हो जाता है। रक्तदाब का मापन स्फिग्नोमैनोमीटर से किया जाता है और रक्त वर्ग ओ जो है यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। और ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, यानी ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होते हैं जो कि विष पदार्थों को क्या करते हैं? निष्क्रिय करते हैं। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुधिराग्नु किंतु संख्या में अधिक जो होते हैं। तो WBC जो होता है वो 20 से लेकर 30% तक का होता है। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है और इनकी संख्या पुरुषों में 54 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर तथा स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इनका विनाश कहाँ पर होता है? तो प्लीहा में होता है। लिम्फोसाइट तथा न्यूट्रोफिल्स
श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है और न्यूट्रोफिल्स का निर्माण कहाँ होता है, तो वो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। मनुष्य में श्वेत रुधिराणु जो होते हैं वो 4500 से लेकर 11,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, जबकि रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या 2 से लेकर 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। प्लाज्मा रक्त में पीले रंग का एक तरल घटक है। इसमें संपूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं और कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा क्या करता है, तो वो WBC करता है, यानी जिसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। और जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं किससे कहाँ बनती हैं, तो ये बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में बनती हैं। रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है। और रक्त समूहों की खोज किसने की थी, तो वो कॉर्ल लैंडस्टेनर ने की थी। वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो, तो कोई भी वर्ग हो कोई फर्क नहीं, वो उसको क्या कहते हैं, उसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं या यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, सॉरी। इसके बाद WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध लिम्फोसाइट्स से है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक कितना होता है, तो 120 और 80 मिलीमीटर होता है। मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। और रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है, तो वो है थॉम्ब्रिन। इसके बाद जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगी, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा रक्त उसको भेजना पड़ेगा। रक्त की धड़कन नियंत्रित करने हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है, तो वो है पोटेशियम, जो कि सेब में सबसे ज़्यादा मिलता है। DNA अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है कहाँ पे, तो हैदराबाद में। और मानव रक्त की सयांता का कारण क्या है, तो प्लाज्मा में बिम्बाणु। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो अभी आपने देखा हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो वो ऑक्सीजन को परिवहन करना। उसके बाद फिर पाचन और उत्सर्जन से पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो छोटी आंत मुख्यतः 3 भागों यथा डेडुनम, उसके बाद फिर जेजुनम, उसके बाद फिर इलियम में विभाजित होती है या विभाजित होती है, जिसकी लंबाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 3.5 मीटर होती है। ठीक है, देखिए ये इंग्लिशी शब्द ठीक है, बाकी हिंदी में भी आप कह सकते हैं ग्रहणी है, मध्यांत्र है, फिर शेषांत्र है, लेकिन इंग्लिशी आप कहिए डेडुनम, जेजुनम और इलियम। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है और पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः कहाँ होता है, तो वो छोटी आंत में ही होता है। लार में जो एंजाइम होता है एमाइलेज होता है, जो कि स्टार्च को, ये स्टार्च है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। मनुष्य शरीर की खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो डायलिसिस कहलाती है। और प्राकृतिक रूप से शरीर में यह प्रक्रिया किडनी के द्वारा संपन्न होती है। यह रुधिर से फॉस्फेट, नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। ये वृक्क है। वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इस कार्य हेतु अपोहक का प्रयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। यकृत क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है, जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। पित्त का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में एमिनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, ये यकृत का मुख्य कार्य है। उसके बाद है ट्रिप्सिन, टायोलिन और पेप्सिन पाचक एंजाइम हैं, जिनका आव क्रमशः अग्नाशय, लार ग्रंथि तथा आमाशय में होता है। इसके बाद गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो आमाशय में जी कोशिका यानी जी सेल्स तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होता है। यह गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीप्त करता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा होता है। यह भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। यानी न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्द से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान के लिए जाने जाते हैं। पोटेशियम अल्पता से संबंध है, निम्न रक्तचाप और यूरिया रक्त के द्वारा पृथक किया जाता है कहाँ पे, तो वो किडनी में या गुर्दा में। मानोब्रिक अश्मरी यानी किडनी स्टोन में पाया जाने वाला एक प्रमुख रासायनिक यौगिक है, जो किसका बनता है, जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। हम हल्दी के पौधे को जिस भाग को खाते हैं तो वो तना है। और ईस्ट और मशरूम क्या है, एक फंजाई है यानी एक फफूद है।
नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्यों से बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। एक बीज के अंकुरण के लिए 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और वो क्या क्या है? पहला पानी, उसके बाद फिर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन है। लाइकेन मिश्रित जीव हैं किसके? कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनते हैं। और शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं उनका जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं में उत्पन्न करने वाला पद क्या है? तो वो क्रेब्स चक्र। यकृत तथा मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। और मानव के श्वेत रक्त कणों यानी डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना होता है? तो वो लगभग 0.007 मिलीमीटर होता है। इसके बाद फिर विटामिन और पोषण के बारे में हम देखते हैं। तो विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं जिनकी 2 श्रेणियां हैं। पहला कौन सा? तो एक तो जल में घुलने वाले और दूसरा वसा में घुलने वाले। तो जल में घुलने वाले खाली 2 हैं, एक तो बी है और सी है, और दूसरा जो है वसा में घुलने वाले जोन है वो है ADE के। तो ये ADE के किस में है? ये वसा में घुलते हैं, और BC जो है ये जल में घुलते हैं। इसके बाद भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचयी जारण से लगभग 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जाहिर सी बात है वसा से ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलती है और प्रोटीन से कम ऊर्जा मिलती है। वसा के स्रोत जंतु और वनस्पति दोनों हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो वो रेटिनॉल है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य जो है वो रंगाओं रोडाप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना है। इसकी कमी से क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक रोग हो जाता है। यह मानव शरीर में यकृत में काफ़ी मात्रा में संचित होता है। विटामिन ए इसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियाँ, गाजर, यकृत, दूध और मक्खन, अंडा, मछली, तेल इत्यादि, ठीक है। इसके बाद फिर विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन। और इसे फंक ने 1912 में चावल के छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से विलियम्स ने 1934 में इसको प्राप्त किया। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है ये राइबोफ्लाविन है। देखिए B2 का नाम होता है राइबोफ्लाविन, ठीक है। देखिए अभी हमने ऊपर जो डिस्कस किया वो विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग जो होता है हो जाता है। उसके बाद विटामिन B2 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लाविन होता है। इससे पाचन शक्ति ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, त्वचा का प्रभाव ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर हम B6 की बात करें तो ये है पायराडॉक्सिन, इसका जो रासायनिक नाम है। उसके बाद फिर B12 होता है जिसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। एक और होता है B9 होता है जिसको फोलिक एसिड ग्रुप यानी आयरन ग्रुप कहते हैं। तो ये सारे विटामिन बी के जो हैं वो पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने विटामिन बी ऊपर बताया थायमीन, तो यहाँ भी विटामिन बी का दूसरा नाम राइबोफ्लाविन बता रहे हैं। तो वो B1 है। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है, और B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लाविन है। बाकी के सारे हमने आपको बता दिए। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम देखिए यहाँ पे सब ये छूट गया है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे। तो ये विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम वो साइनाकोबालामिन, इसका जो प्रमुख घटक होता है वो कोबाल्ट होता है। वृद्धि के लिए यह विटामिन आवश्यक होता है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र, कारिक गड़बड़, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इसका जो स्रोत है वो महत्वपूर्ण स्रोत है वो मांस है, मछली है, यकृत है, दूध, पनीर इत्यादि है। इसके बाद आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम वो है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसका जो स्रोत है वो खट्टी चीज़ें जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है इत्यादि है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन का निर्माण, ये सारा चीज़ इसका काम होता है। यह लौ अवशोषण में सहायक होता है विटामिन सी। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है जिसके प्रभाव से क्या होता है? घाव नहीं भरते हैं। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्यूनोन या नेफ्थोक्यूनोन, ठीक है। इसकी कमी से मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी। इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। स्रोत की बात करें तो फिर हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत इत्यादि हैं। आंत के जीवाणुओं द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है। इसके बाद फिर विटामिन डी की बात करें तो फिर कैल्सीफेरॉल है ये, और इसे हार्मोन भी माना जाता है। इसका निर्माण जो सूर्य की किरणों के प्रभाव से होता है हमारी त्वचा में कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मक्खन है, यकृत है, अंडे की जर्दी है, वृक्क इत्यादि से भी यह हमें
मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में क्या होता है, तो वो सूखा रोग यानी रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमालासिस नामक रोग हो जाता है। केला है मुजेशी कुल के अंतर्गत, इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अगर अलावा इसमें और स्रोत देखें तो वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा विटामिन पाए जाते हैं। केले से 89 किलो कैलोरी यानी 100 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। बाल जो होता है वो केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है, और केराटिन प्राणियों में नाखून और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है। टायरोसिन जो है वो प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल है। यह मस्तिष्क में एड्रीनल, नोर एड्रीनल और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। इससे शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसकी कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। पालक के पत्तों तथा अन्य हरी सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में आयरन होता है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक होता है। शरीर में लौह की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया हो जाता है तथा शरीर की सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन होता है, जिसके कारण दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। और गाय के दूध में हल्का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। में वसा, खनिज, लवण, लैक्टोज और विटामिन इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं। इसके बाद दूध में एल्ब्यूमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है, रेनिन होता है। यह दूध की घुलनशील प्रोटीन केसिन को ठोस एवं घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। प्रोटीन एक क्या है, जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। इसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्वों को मिलने पर होता है। एमिनो अम्ल इनकी संयोजक इकाई या एकलक होते हैं। ये त्वचा, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन्स। तो इसमें अग्नाशय क्या है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है, और इससे पाचक एंजाइम तथा इनकी लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमेस्टोस्टिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। नाम याद रखिएगा, कई बार प्रश्न आ जाते हैं। अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन सी है, तो वो आपने देखी, यकृत है। इंसुलिन नामक हार्मोन जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है, इसका स्रोत क्या है, तो डहेलिया की जड़ें हैं तथा अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं हैं। इसकी कमी से शरीर में डायबिटीज रोग यानी मधुमेह हो जाता है। इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। इसके बाद उदक में वाले व्यक्ति में को प्रायः बहुत प्यास लगती है, क्योंकि इनमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। इसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच का उपयोग करते हैं, जिसे पेट्रेसिन कहते हैं। पित्त का श्रवण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य कौन करता है, तो वो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है शरीर की मास्टर ग्लैंड कहलाती है। यह शरीर के समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है, और यह मानव शरीर की क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। पैराथायराइड या परावटु ग्रंथियां भ्रूण के एंडोवर्म से व्युत्पन्न ग्रंथि हैं। यह पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती हैं। इसके द्वारा पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। यह रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा बनाए रखता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरैक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है या स्रावित होती है। इसकी कमी से जड़ मानवता, मिक्सीडोमा, हशीमोतो रोग, सामान्य घेगा आदि ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। एड्रीनेलिन तथा एपिनेफ्रीन नामक हार्मोन एड्रीनल मेडुला से स्रावित होता है। इसे फाइट और फ्लाई हार्मोन्स भी कहते हैं। यह संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने के सहयोग प्रदान करता है। इसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, घृणा, रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, ताप नियंत्रण आदि का केंद्र बिंदु यही होता है, हाइपोथैलेमस। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। एस्ट्रोजन क्या है, एक हार्मोन है। प्रमुखतया एस्ट्रोजन जो होता है वो स्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक का होता है। यह मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। सोमैट्रोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से है। इसकी अधिकता से भीमकायता जबकि कमी से बौनापन रोग होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल नामक महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कहते हैं। इसका यकृत में उपापचयी प्रभाव होता है। इसके बाद एथिलीन क्या है, तो एक ये पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है।
फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यह अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है। इसके बाद फिर कार्यकी के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखते हैं। तो चींटियों द्वारा काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिससे चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल के कारण, फॉर्मिक अम्ल क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। व्हेल एक स्तनधारी जलीय जंतु है। इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर ब्लबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। इसके बाद गिनी क्रीम एक क्या है? एक सूत्रकृमि है। इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रैकनकुलस मोंडिनेसिस है। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी जंतु है। इसके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी, खजुलाहट, इयोसिनोफिलिया इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। अमरबेल एक पूर्ण स्टेम परजीवी है जो कि आवृतबीजी पौधा है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज लवण तथा जल प्राप्त करता है। कोको में बीजों द्वारा प्रवर्धन होता है। इसके बीजों को नर्सरी में उगाने के पश्चात मृदा में 4 फीट की दूरी पर इसको प्रत्यारोपित करते हैं। और बोगनविलिया, कॉर्नेशन तथा अंगूर के पादप में स्तंभ कर्तन तथा प्रवर्धन होता है। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक जीवाणु है। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो एमाइलेज है। परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? तो वो हाइपोथैलेमस में होते हैं। इसके बाद ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, रोग और उपचार। कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। इसके बाद इसकी वाहक मादा जो होती है वह एनाफिलीज मच्छर होती है। इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो स्प्लाइन है या प्लीहा है। इस रोग के उपचार हुए तो क्लोरोक्विन, कामाक्विन इत्यादि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। डेंगू जो होता है वो क्यूलेक्स फैटिगेंस तथा एडीज एजिप्टाई नामक मच्छर द्वारा फैलता है। इसमें तेज ज्वर के साथ हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है। इसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। किसको? डेंगू को। इससे पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक द्विपोषीय जंतु है। इसका जीवन चक्र 2 पोषद मनुष्य तथा मादा एनाफिलीज में पूरा होता है। मलेरिया नामक रोग का एक कारक है ये। और बीएमडी परीक्षण यानी ऑस्टियोपोरोसिस रोग यानी अस्थि रंध्रता की पहचान के लिए किया जाता है। बीएमडी यानी बोन मिनरल डेंसिटी। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक जीवाणु से भोजन विषाक्तता होता है। इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम की विषाक्तन के कारण होता है। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला। फेनिल कीटोन्यूरिया एक प्रकार का वंशानुगत रोग है। इससे प्रभावित व्यक्ति के शरीर फेनिल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल को तोड़ने में सक्षम नहीं हो पाता। डीपीटी वैक्सीन जो है डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस के बचाव हेतु दिया जाता है। डीपीटी। ये तीनों रोग जीवाणुजन्य रोग हैं जो कि किस किस जीवाणुओं से होते हैं? तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, होमोफिसल परट्यूटिस तथा माइकोबैक्टीरियम टिटेनी द्वारा होता है। बीसीजी का टीका तपेदिक से बचाव हेतु शिशु जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। इसके बाद मम्स या कंडमाला एक विषाणु जनित रोग है। इसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे प्रभावित होते हैं। यह पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। इससे बच्चों के होंठ जो होते हैं यह शरीर का रंग नीला पड़ जाता है। इसके बाद यूरिन में सामान्यतः जल कितना होता है? तो 95%। यूरिया कितना होता है? 2.6%। अनावश्यक लवणों के आयन 3%, क्रिटिनिन 0.3% तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल व अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है। इसे रक्त स्रावण रोग भी कहते हैं। अल्जाइमर रोग से मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। इससे मनुष्य की स्मरण क्षमता क्या होती है? कमजोर हो जाती है। अधिकांशतः यह रोग मनुष्यों में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। पोलियो की जो वैक्सीन होती है कि खोज में जोनास साल्क ने 1952 में की थी, याद रखिएगा। इसके बाद यह रोग पोलियो विषाणु द्वारा होता है। इससे प्रभावित अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। यह बच्चों में होने वाले घातक रोग जिससे ये विकलांग हो जाते हैं। एथिलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफोइटोन नामक फफूंद द्वारा होती है। रिनोवायरस पैथोजीन सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी है। और जुखाम क्या है? एक संक्रामक रोग है। यह छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचारित होता है। हेपेटाइटिस बी का कारक डीएनए वायरस होता है। इससे यकृत में सूजन और जलन पैदा होती है। यह एक संक्रामक रोग है। तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है। इसका कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। इसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके बाद इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम, सांस फूलना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड नामक औषधि यक्षमा तथा कुष्ठ रोग दोनों के लिए चिकित्सकीय उपचार है।
टिटेनस या धनुष टंकार रोग या जिसको लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है, इसमें रोगी का शरीर क्या हो जाता है, टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह संक्रामक रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। मिनीमाता एक तंत्रिका संबंधी रोग है, शरीर में पारा की अधिकता के कारण होती है और यह सबसे पहले व्याधि जापान के मिनीमाता शहर में हुई। प्लेग एक संक्रामक रोग है और ये पाश्चुएला पेस्टिस्ट नामक जीवाणु से होता है। यह रोग चूहों के शरीर पर रहने वाले पिस्सुओं द्वारा फैलता है। इसके बाद एलर्जी वस्तु विशेष के प्रति मनुष्य की अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण होती है। इससे शरीर में अस्थमा, ज्वर, सिरदर्द इत्यादि हो जाता है। फाइलेरिया जो होता है वो फील पाँव को भी कहते हैं और ये बुचरेरिया ब्रैंकफाइटिस नामक गोल क्रीम यानी निमेटोड के संक्रमण के द्वारा होता है। यह क्रीम मनुष्य में लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है, जिससे हाथ पैर, जननांग तथा अन्य अंग फूलकर विकृत हो जाते हैं। इसे फैलाने का कार्य कौन करता है, तो वो मादा क्यूलेक्स मच्छर करती हैं। अबिंदुकता आँखों से जुड़ी बीमारी है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता में कमी आ जाती है। इसके उपचार हेतु बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता है। इसके उपचार हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में रोगी निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। मोतियाबिंद रोग आँख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है। निद्रा रोग ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। इसका वाहक कौन है, तो सीसी मक्खी है। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है और इसका कारक HIV वायरस है। एलिसा परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। और जिडोवुडिन एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवा है जिसे HIV एड्स में उपचार के लिए किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में मदिरा के सेवन से लिवर सिरोसिस या यकृत का शोषण रोग हो जाता है। इसमें यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। पीलिया रोग में क्या प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। इसमें पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा और नेत्र क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। स्मॉल पॉक्स बेरियोला वायरस के द्वारा होता है और यह अत्यंत ही संक्रामक होता है। इसके वायरस रोगी के त्वचा, थूक, वस्त्र इत्यादि से फैलते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो वो एडवर्ड जेनर ने किया। इन्हें इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। रानीखेत बीमारी मुर्गियों की संक्रामक बीमारी है और ये भी एक वायरस रिलेटेड डिजीज है। खुरपका व मुहपका तथा काउपॉक्स मवेशियों में होने वाला एक विषाणुजन्य संक्रामक रोग है। एंथ्रेक्स बैसिलस यानी एंथासिस नामक जीवाणु द्वारा मवेशियों में होने वाला संक्रमणीय रोग है। मैड काउ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक रोग है और प्रियॉन नामक प्रोटीन इस रोग का कारक है। इसके बाद कुष्ठ रोग क्या है, एक संक्रामक बीमारी है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग है। इससे शरीर में हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। इससे रोगी के शरीर में अत्यधिक अरक्तता उत्पन्न हो जाने से रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग से प्रचलित है और ये H5N1 नामक वायरस से होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः मुर्गियों, बत्तखों को प्रभावित करता है। संक्रमण के कारण मनुष्य भी इससे प्रभावित होते हैं। टैमी फ्लू इसकी कारगर औषधि है। इसके बाद फिर इसका लास्ट टॉपिक है आनुवंशिकी, इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें पौधों के कायिक भागों यथा जड़, तना एवं पत्ती द्वारा जन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति जो होती है वो पैतृक समान होती है। इसमें कोई भिन्नता या नए गुण या और नहीं आ पाते हैं। डॉली नामक भेड़ का क्लोन विश्व में किसी स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन है। इसका जन्म स्कॉटलैंड स्थित रॉसलिन इंस्टीट्यूट में 5 जुलाई 1996 को इयान विल्मोट, कीथ कैंपबेल और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया। स्टेम सेल में शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। स्रोत के आधार पर इन्हें भ्रूण, वयस्क तथा कार्ड ब्लड में बांटा जा सकता है। अधिकांशतः स्टेम सेल भ्रूण से प्राप्त होती है। गर्भनाल का रक्त, दांत, अस्थि मज्जा आदि स्टेम सेल में अविवादास्पद स्रोत है। इसके बाद ये कार्निया प्रत्यारोपण हृदयघात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के अलावा कई अन्य रोगों के उपचार में सहायक हैं। कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा एक जीन को निर्विष्ट कर निर्मित किया गया है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे। इन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया। SA नोड या सिनोएट्रियल नोड हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। यह हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।
जार्विक 7 क्या है? एक आर्टिफिशियल हार्ट है। इसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया और यह पहली बार बार्नी क्लार्क नामक रोगी में वर्ष 1982 में प्रतिस्थापित किया गया। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है। गैम्बूसिया मुख्यतः ताजे पानी की एक मछली की प्रजाति है। यह मच्छरों में अंडे देने वाले लार्वा को चट कर जाती है और डेंगू और मलेरिया से बचाने में मददगार मच्छी है गैम्बूसिया। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो वो डाक टिकट का संग्रह करता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन संबंधित है, तो वो जननांकी से। और पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट का पालन को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। एनोस्मिया को क्या कहते हैं? तो वो घ्राण संवेदना की कमी। और अस्पताल के किस भाग में कैथ लैब होगी? तो जाहिर सी बात है कार्डियोलॉजी विभाग में होगी। आर्कियोपैटेरिक्स जुरासिक युग में सर्वपुरातन पक्षी और विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने किया, और ये ब्रीज है। और डायनासोर्स कब थे? तो वो मेसोजोइक युग में थे। तो ये पूरा बायोलॉजी का पूरा टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। देखिए रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी सीरीज है, आप इसका रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे। ये पूरे लास्ट ईयर के प्रश्न हैं, और भी इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई, उनको भी हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो आप इसका रिवीजन करिए 1 बार 2 बार 3 बार। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।